बड़ी खबरों के साथ उत्तराखंड में सभी नवनिर्वाचित सदस्य कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। कल शाम को विधायक दल की बैठक होगी। वहीं आज सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक में कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी शिरकत की है। उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं को बुलाया जाएगा। निश्चित रूप से जैसे ही विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा तो वो अपना महामहिम से मिलकर के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एक लिखित प्रत्यावेदन माननीय महामहिम को देंगे कि हमारे दल ने अपने अमुक नेता को विधानमंडल दल का नेता चुना है और जिनको नेता चुनेंगे वो अपनी सरकार बनाने के लिए माननीय महामहिम से शपथ दिलवाने के लिए निवेदन करेंगे। ये प्रक्रिया उसके बाद तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। कल शाम को 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक है और पार्टी ऑफिस में है, तो सभी विधायक लोग मैं शामिल हूँ। शपथ ग्रहण को लेकर भी जो है तैयारियां लग रही हैं। कल सुबह कल 11 बजे से विधानसभा के सम्मानित सदस्यों को कल से शपथ दिलाने का कार्यक्रम है और विधिवत सभी लोग विधानसभा के सदस्य बन जाएंगे ताकि शाम को विधानमंडल दल की बैठक जो उसकी औपचारिकता है कि विधायक होना चाहिए, शपथ लेने के बाद विधायक बनने के बाद विधानमंडल दल की बैठक में नेता का चयन किया जाएगा। अच्छा, 10 मार्च को होलास्तक था क्योंकि धार्मिक भावनाओं का समादर करते हुए होलास्तक के कारण इसको डिलीट किया गया। आप दिल्ली भी गए थे, क्या कुछ दिल्ली केंद्रीय कार्यालय है और हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हैं, तो दिल्ली जाना तो कोई अस्वाभाविक बात तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार जिस आशा और आकांक्षाओं के नाते उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है, 2/3 बहुमत दिया है और उसके आधार पर निश्चित तौर पर ये आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम उत्तराखंड की जनता की उन आशा और आकांक्षाओं को हम पूरा करें। और मोदी जी ने जो आश्वस्त किया है उत्तराखंड को कि ये सदी उत्तराखंड की सदी होगी, उसके लिए हम वैसा शासन हम उत्तराखंड की जनता को दें, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और उसके लिए लगातार हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस प्रकार से विचार मंथन करने के बाद वो कोई न कोई निर्णय लेंगे। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देहरादून से हमारी संवाददाता ज्योत्सना। जाहिर तौर पर कल शाम को 5 बजे उत्तराखंड के नवनिर्वाचित विधायकों की विधायक मंडल दल की बैठक होनी है, तो निश्चित तौर पर आज अमित शाह के घर जो बैठक हुई है उसमें उत्तराखंड का मुखिया कौन होगा उसके नाम पर मोहर लग चुकी होगी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी अपने आप में किस ओर इशारा करती है। ज्योत्सना, अनुज, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? ज्योत्सना, कल शाम 5 बजे विधायक मंडल दल की बैठक होनी है, तो निश्चित तौर पर आज अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई है जिसमें प्रदेश के शीर्ष नेता वहां पर मौजूद रहे हैं, ऐसे में अब राज्य का मुखिया कौन होगा उसके नाम पर आज मोहर लग चुकी होगी। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी का वहां मौजूद रहना अपने आप में किस ओर इशारा करता है। और एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं अपनी संवाददाता ज्योत्सना से, जो कि राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। ज्योत्सना, कल शाम 5 बजे विधायक मंडल दल की बैठक होनी है। निश्चित तौर पर आज दिल्ली में हुई अमित शाह के निवास पर बैठक में उस नाम पर निश्चित तौर पर मोहर लग गई होगी जिस व्यक्ति को राज्य की सूबे की कमान सौंपी जानी है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मौजूद होना किस ओर इशारा करता है?
ज्योत्सना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अरे सर, ये मैडम को तो पैस कर दो। हेलो, नहीं ज्योत्सना, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वो हुआ था, लेकिन हुआ था नहीं, बंद हो गया दोबारा। नहीं सवाल। ज्योत्सना, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहूंगा, कल शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है और आज अमित शाह के घर पे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक के शीर्षस्थ नेताओं की बैठक का होना, तो निश्चित तौर पर कल जब नाम का ऐलान होना है तो आज उस नाम पर कम से कम अमित शाह के निवास पर मोहर लग चुकी होगी, जिसे सूबे की कमान सौंपी जानी है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मौजूद होना निश्चित तौर पर किस ओर इशारा करता है? हाँ, देखिए अनुज, बीजेपी में सब कुछ बहुत सरप्राइज देने वाला होता है। और जो बात आपने कही है कि आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी थे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी थे। इसके अलावा उत्तराखंड के, चाहे हम कार्यकारी मुख्यमंत्री की बात करें पुष्कर सिंह धामी की, या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की बात करें, या वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज की बात करें, मदन कौशिक की बात करें, सभी लोग मौजूद थे। केवल एक फीडबैक लिया गया। नाम किसका है, सच बताएं, अभी तक किसी को भी नहीं पता। मैं इस समय बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हूं। यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर वो कौन व्यक्ति होगा जिसका नाम कल बंद लिफाफे में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि सारी चीजों की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में भी कह सकते हैं कि तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। यहीं पर बैठक होनी है और ठीक इस समय ये समझ सकते हैं कि नाम का खुलासा हो जाएगा और सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव भी तैयार है, लेकिन नाम की जगह छोड़ दी गई है, क्योंकि जो नाम होगा कल जब पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचेंगे दिल्ली से, तो वही लेकर आएंगे कि वो कौन होगा। अगर किसी को हिंट भी है तो वो अभी उसको सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है, लेकिन सस्पेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि दावेदार अब भी दिल्ली की दौड़ में थे। अब कल सुबह सभी लोग वापस आएंगे क्योंकि जो विधानमंडल दल की बैठक है उसमें सभी 47 विधायक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सभी सांसदों को बुलाया गया है बैठक के लिए। साथ ही प्रदेश के जो 4 महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष, वो भी मौजूद रहेंगे। दावेदार बहुत ज्यादा हैं और 11 दिन हो गए सस्पेंस को बने हुए और अब भी वो सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। जो हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्री ने फीडबैक लिया है कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या है, आगे कैसे होगा, लेकिन एक नाम को लेकर के सर्वसम्मति या कोई चर्चा इस तरीके की अभी तक किसी ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सभी लोग वापस आ रहे हैं अब देहरादून और अब कह सकते हैं कि कयासबाजी का दौर है, क्योंकि लास्ट फाइनल कौन है, क्या वो पुष्कर सिंह धामी है, जैसे आपने कहा कि वो मीटिंग में मौजूद थे तो वो कोई इंडिकेशन करता है। अगर पुष्कर सिंह धामी है तो बीजेपी को ही बताना होगा कि पूर्व में उसके फैसले इससे अलग कैसे रहे, और अगर वो हारे हुए कैंडिडेट को फिर से कमान सौंप रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, और वो मजबूत आधार भी बताना होगा। अगर वो विधायकों में से किसी एक को चुन रहे हैं तो जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सभी देखने होंगे। ऐसे में चाहे सतपाल महाराज की बात करें या डॉक्टर धन सिंह रावत की बात करें या मदन कौशिक की बात करें, सबके अपने अपने दावे हैं। अगर हम महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की बात करें, ये माना जा रहा है कि महिलाओं ने जबरदस्त वोट दिया है बीजेपी को, तो शायद इस बार कोई एक्सपेरिमेंट हो जाए यहाँ पर। या हम सांसदों की बात करें, अजय भट्ट बहुत आगे हैं दौड़ में, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा के सांसदों में से संभवतः किसी पर हाईकमान अपनी सहमति न बनाए, क्योंकि लोकसभा के
सदस्य के कारण दो बाई इलेक्शन यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे, एक तो लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का। अगर हम विधायकों से इतर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री धामी सबसे बड़े दावेदार हैं। आज की बैठक में त्रिवेंद्र रावत की मौजूदगी भी कोई इंडिकेशन देती है। तो वहीं अगर हम दूसरी बात करें, जो यहाँ पर महामंत्री हैं बीजेपी में, सुरेश भट्ट, उनका नाम भी काफी तेजी से चल रहा है। वो इससे पहले हरियाणा के 7 साल तक प्रदेश संगठन महामंत्री रहे और कहा जाता है कि हरियाणा में खट्टर की सरकार की जो दोबारा वापसी भी, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो कई दावेदार हैं, कई नाम है, सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। और कल अनुज, जब वो सरप्राइज का लिफाफा खुलेगा तो किसके नाम की लॉटरी होगी, ये तो वो 2 व्यक्ति ही जानते हैं, या फिर जो उस मैसेज को लेके आएंगे वही जानेंगे। उसके लिए सभी को इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर ज्योत्सना, 9 मार्च की रात को भी शायद इन तमाम विधायकों के दिलों की धड़कन इतनी तेज ना हुई हो, लेकिन आज की रात काटना तो बड़ा मुश्किल होगा। ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड विधानसभा के लिए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को कल यानी सोमवार सुबह राज्यपाल देहरादून में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और विधायी विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नए मुख्यमंत्री पर फैसला करने के लिए सोमवार सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और सरकार के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट के पहले नए विधायकों को शपथ दिलाने की बात पहले से ही की जा रही थी। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता ज्योत्सना का, जो कि राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। ज्योत्सना, प्रोटेम स्पीकर को चुने जाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? देखिए अनुज, प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो सभी विधायकों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है उसकी सीनियरिटी के हिसाब से, जिसके सबसे ज्यादा टेन्योर होते हैं, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा विधानसभा के लिए निर्वाचन होता है, वो पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का भी हो सकता है, वो सभी विधायकों को शपथ दिलाता है। तो ऐसे में बीजेपी के बंशीधर भगत, जो काला ढूंगी से इस बार इलेक्शन जीते हैं, वो 6वीं बार विधानसभा में एंट्री की है। वो यूपी के जमाने से इलेक्शन लड़ते आए हैं, तो सीनियर मोस्ट होने के नाते उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। कल सुबह 10 बजे पहले राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर बाकी 46 जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाएंगे। अगर कोई विधायक छूट भी जाएगा तो वो बाद में शपथ ले लेगा। कल केवल विधानसभा में कह सकते हैं कि यही कार्यक्रम होगा और इसे विधानसभा सत्र से इतर की कार्रवाई माना जाता है। ये सत्र में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि सत्र का आह्वान सरकार करती है और सरकार का भी गठन नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक टाइम सेविंग के लिए, और विधानसभा की जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि 23 मार्च से पहले विधानसभा की कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम नियत किया गया है। क्योंकि बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक में डिले हो रहा था, सरकार गठन में डिले हो रहा था, इस वजह से विधानसभा सचिवालय ने ये कार्रवाई की है। क्योंकि ओथ लेने के साथ ही नोटिफिकेशन हो जाएगा 5वीं विधानसभा के गठन का, क्योंकि विधानसभा के मेंबर बनने के साथ ही एक विधायक संवैधानिक तौर पर वो अधिकार ले लेता है जो उसको विधायक के मिलते हैं। अभी वो नव निर्वाचित एक प्रतिनिधि के तौर पर, विधायक के तौर पर था। फिर सरकार का जब गठन होगा तब विधिवत सत्र को कॉल किया जाएगा और तब स्पीकर का भी चुनाव होगा और उसके बाद सत्र की जो कार्रवाई होती है, सदन की जो कार्रवाई होती है, वो आगे चलेगी। लेकिन कल का दिन काफी अहम है। एक तरफ ओथ होगी विधायकों की, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी शाम 5 बजे यहीं पर बीजेपी कार्यालय में, और लगता है कि आधे घंटे के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अनुज, जो बीजेपी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि संभवतः 22 तारीख को ओथ सेरेमनी ना हो, 23 तारीख को या 24 तारीख को हो सकती है, क्योंकि बीजेपी एक दिन का टाइम भी चाहती है, बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना है। दूसरा, 22 मार्च को देहरादून में
झंडा मेला भी है, जो ऐतिहासिक झंडा मेला है। लाखों की संख्या में लोग बाहर से आते हैं, तो ऐसे में 22 को ना होकर 23 या 24 को ओथ सेरेमनी हो, और अगर प्रधानमंत्री के आगमन का होगा तो उनका टाइम भी देखा जाएगा, और साथ में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा होगा उसके भी मुहूर्त देखा जाएगा। तो हो सकता है कि 25 के बाद भी यहाँ पर शपथ ग्रहण हो, लेकिन अभी शपथ ग्रहण की डेट तय नहीं हुई है। बाकी सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर स्वतः चल रही हैं। विधानसभा सचिवालय अपना काम कर रहा है, बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसे ही बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके बाद सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। राजभवन बीजेपी के नेता को, जो विधानमंडल दल का नेता होगा, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देंगे। जी जो तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। स्प्लाई एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, जो चाहो बनाओ, जहां चाहो लगाओ, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड में बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित सदस्य कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे, तो वहीं अब विपक्षी विधायकों को भी इसका निमंत्रण मिलने लगा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार तो सरकार बनने से पहले ही विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह कराया जा रहा है। बीजेपी हाईकमान ने जिस तरह से पिछले 5 साल में प्रदेश को 3 सीएम दिए हैं, उसे देखकर कई विधायकों को लगता है कि उनके नाम की लॉटरी भी निकल सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस को जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस तय करेगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता आरपी रतूड़ी ने दी है। उन्होंने कहा है कि सोमवार यानी 21 मार्च को देहरादून में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यवेक्षक अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे और उसी विधानमंडल दल की बैठक में नेता विपक्ष का चुनाव होगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी हो जाएगा। आरपी रतूड़ी ने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल की भी सराहना की। नया अध्यक्ष मिलेंगे। वैसे गणेश गोदियाल जी के जो कार्यकाल था बड़ा छोटा था, और मैं कहूंगा कि कार्यकाल कोई बुरा नहीं रहा। एक भी आदमी पहली बार बहुत दिनों बाद देखा कि विद्रोही कोई था ही नहीं कांग्रेस का, इसके बावजूद भी हार मिली। तो ये उनकी रणनीति ठीक थी कि कोई भी कांग्रेस का विद्रोही चुनाव नहीं लड़ा। ये गणेश गोदियाल की जीत थी और उनको अल्प समय मिला, ये कमी रही है। लेकिन हम नया जो भी अध्यक्ष आएगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम और उत्तराखंड में
लोगों को जगाने का काम करेंगे। कांग्रेस की करारी हार के बाद अब समीक्षा करने 21 और 22 मार्च को पर्यवेक्षक अविनाश पांडे और प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के बाद जैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उससे हाईकमान भी गंभीर हो गया है। वहीं इस बारे में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ने खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें थी इस इलेक्शन में, लेकिन उम्मीद के अनुरूप नतीजे नहीं रहे। क्या आपको मुख्य 2-3 कारण नजर आते हैं कि उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई? देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान जब हम आम जन के बीच में जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लोग उत्तराखंड राज्य के अंदर बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देखने का काम कर रहे थे। लेकिन जब ईवीएम खुली तो ईवीएम में ठीक उसके उलट था। लोगों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी है। और मैं समझता हूं कि कल हमारे प्रभारी जी भी अविनाश पांडे जी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम राज्य के अंदर चुनाव क्यों हारे, इस पर गहन मंथन होगा और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, अपनी अपनी जो उनके क्षेत्र में स्थिति रही, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि लोगों ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हाईकमान ने भी पूरे मामले को अब संज्ञान में लिया, क्योंकि बयानबाजी भी काफी हो रही थी और 5 स्टेट में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। यहाँ पर भी 21 मार्च को पर्यवेक्षक पांडे जी भी आ रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भी आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जैसे सीट वाइज जब मंथन होगा तो किस तरीके से चीजें आएंगी? क्योंकि कोई टिकट को लेकर बात कहता है, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बात कहता है, ध्रुवीकरण की बात होती है। नहीं, देखिए, जब हम चुनाव पराजित होते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं। अब हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्यों हम हारे, वहाँ की स्थिति क्या रही, तो जो वहाँ से चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति है वो उस परिप्रेक्ष्य में जब बताएगा तो उन तमाम चीज़ों का जो है आकलन करने का काम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जिसमें हमको लगता है कि शायद संभवतः ध्रुवीकरण जो है एक बहुत मुख्य कारण रहा है। हम हारे हैं, हम हार को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, ये थे प्रीतम सिंह जी। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी को इंतजार है कि 2 दिन पार्टी का जो चिंतन मंथन होना है और लोकसभा वाइज सभी सीटों का एक मूल्यांकन होगा कि आखिर हार के कारण क्या थे और उसके बाद ही नतीजे पर पहुंचा जाएगा। और प्रीतम सिंह जी का साफ कहना है कि पार्टी आगे उनको जो भी जिम्मेदारी देगी वो पार्टी के सिपाही होने के नाते उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कैमरामैन दयाल सिंह बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं
ये तो कहा जा सकता है कि सर मुरादे ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। नैनीताल के पंत पार्क के पास एक चाय स्टॉल में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगता देख आसपास के लोगों ने अपनी सूझबूझ से सिलेंडर की आग बुझाई, जिससे समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और सभी स्टॉल वालों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com।